सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर पर पूछे गए ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूरिक्रोम। यूरिक्रोम की वजह से मूत्र का जो रंग है वो पीला कलर का होता है। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। मूत्र का पीला रंग वर्णक यूरिक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। याद रख लेना है, यूरिक्रोम की उपस्थिति के वजह से। अब यूरिक्रोम जो है एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन से उत्पन्न होता है। याद में रखना है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है उसकी वजह से उत्पन्न होता है यूरिक्रोम। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरिक्रोम बनता है। याद रखना है, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो यूरिक्रोम बनता है और मूत्र में जाता है, जिससे मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। डिटेल में समझ लेते हैं। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है जो रक्त को छानकर और उसमें से अपशिष्ट पदार्थ यानी होता है वेस्ट मटेरियल को निकालने की प्रक्रिया है। जो डायलिसिस का सिद्धांत है वो रक्त को छानना है और उसमें से जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकालना है। अब डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शरीर के बाहर एक मशीन से गुजारा जाता है जो रक्त को छानकर उसमें से अवशिष्ट पदार्थ, अतिरिक्त तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स को हटाता है। यानी सिंपल है कि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि रक्त को शरीर से बाहर निकालकर उसे एक मशीन द्वारा छाना जाता है और फिर उसे छानकर शुद्ध करके वापस शरीर में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वे, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है, जो एक शल्य क्रिया है जिसमें शुक्राणु को अंडकोश से लिंग तक ले जाने वाली नलियों को काट दिया जाता है। यानी जो नसें है, जो नलियाँ है, शुक्राणु को जो अंडकोश से लिंग तक जो ले जाने वाली नलियाँ है, जो शुक्राणु ले जाती है, उसे काट दिया जाता है। उसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में शुक्र वाहिका को काटकर या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या तो फिर शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। सिंपल भाषा में अंडकोश से जब वो शुक्राणु निकलते हैं सो उस नली को ही काट दिया जाता है, उसे ही सिंपल नसबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिटेल में समझ लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। अब पीनियल ग्रंथि का आकार जो है वो पाइनकोल जैसा होता है, जो हमारे मस्तिष्क के बीच के हिस्से में स्थित होता है। नींद के पैटर्न और आंतरिक शारीरिक घड़ी को नियंत्रित करती है पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं। पहले तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार पर नाक के पुल के नीचे और हाइपोथैलेमस के बीच में स्थित होती है। याद में रखना है, ठीक नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, नाक के पुल के पीछे। अब यह शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है। शरीर में हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी पिट्यूटरी ग्रंथि ही निभाती है। अब इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन जारी रखने के लिए कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि वृद्धि हार्मोन जो आंतरिक पिट्यूटरी ग्रंथि रक्त प्रवाह में प्रवाहित या स्रावित होती है। पिट्यूटरी में वृद्धि हार्मोन जीएच का स्राव हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी नाभिक द्वारा नियंत्रित होता है। ये पॉइंट को याद में रख लेना है क्योंकि इस पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क में स्थित होती है और पीनियल ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इस पॉइंट को भी याद में रख लेना है। अब इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं कि पीनियल ग्रंथि जो मस्तिष्क के मध्य में इपिथैलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होती है, जो दो मस्तिष्क गोलार्धों के जंक्शन पर है। याद रखना है, पीनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क के मध्य में इपिथैलेमस नामक क्षेत्र में स्थित होती है, जो दो मस्तिष्क जो होती है उसे गोलार्ध के जंक्शन पर। अब यह एक छोटी शंकु के आकार की ग्रंथि है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जो प्रकाश है उसके प्रति संवेदनशील होती है ये ग्रंथि, इसलिए इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीटेड पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। अभी इसे डिटेल में हम समझ लेते हैं। सो स्त्रीलिंग हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन है स्त्रीलिंग हार्मोन। अब एस्ट्रोजन का जो भूमिका होती है यह महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और विनिमय में मुख्य भूमिका निभाती है। याद रखना है, महिला प्रजनन प्रणाली के विकास में और विनिमय में यह एस्ट्रोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दूसरा जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन यह गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो महिला में गर्भावस्था के लिए शरीर को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों के फंक्शंस को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गले में। थायराइड ग्रंथि का जो स्थान है वो गले में होता है। अब इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो है वो गर्दन के सामने एंडल्स एम्पल के ठीक नीचे होती है। यह तिल्ली के आकार की होती है। याद रखना, यह तिल्ली के आकार की होती है और श्वसन नली के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ये श्वसन नली के ऊपर में। अब थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में चयापचय, वृद्धि और विकास के में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सो याद में रख लेना है ये सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया में। आँख के कार्निया भाग पर प्रतिबिंब बनता है। अभी इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि आँख के किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। याद रखना है, रेटिना पर बनता है। आँख में जो रेटिना स्थित होती है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना आँख के सबसे अंदरूनी हिस्से में स्थित एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत होती है। एक पतली प्रकाश संवेदनशील परत होती है। अब रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो इसे पॉइंट से हम समझ लेते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है, क्योंकि यह शरीर का बाहरी आवरण है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा देती है। त्वचा के अलावा यकृत भी मानव शरीर का बड़ा अंग है। अब त्वचा की 3 परतें होती है, एपिडर्मिक, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये जो 3 है वो 3 परत होती है मानव त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य
टेम्परेचर। अभी से पॉइंट से हम समझ लेते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। हालांकि यह तापमान कई कारणों पर निर्भर करता है। अब सामान्य तौर पर 100 डिग्री यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस के जो बराबर होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बुखार माना जाता है। अगर सामान्य तौर पर 38 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे शरीर का तापमान होता है तो उसे हम बुखार की श्रेणी में मानते हैं, समझ कि ये बुखार है। अब शरीर का तापमान दिन ब दिन बदलता रहता है, ये तो बेसिक पॉइंट है, सो इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है, किससे बनता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन। मेलानिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। अब इसे हम डिटेल में समझ लेते हैं कि मानव त्वचा का जो रंग है मुख्य रूप से मेलेनिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट की मात्रा और प्रकार से नियंत्रित होता है, जो त्वचा को कोशिकाओं में बनता है, वो त्वचा की कोशिकाओं में बनता है। अब मेलेनिन प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो त्वचा को रंग देता है। मेलेनिन प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो त्वचा को रंग देता है। मेलेनिन मेलानोसाइट्स नामक कोशिका में बनता है। मेलेनिन की मात्रा और प्रकार में अंतर के कारण त्वचा के रंग में भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। अभी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये दो हार्मोन आयोडीन से बने होते हैं, याद रख लेना है। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोरोक्सिन ये जो दो हार्मोन से बने होते हैं। अब थायराइड ग्रंथि जो गर्दन में स्थित होती है, याद रख लेना है, थायराइड ग्रंथि जो है वो गर्दन में होती है। आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे आउटू ग्रंथि की सूजन यानी गलकंड हो सकती है। आयोडीन की कमी से गर्दन के नीचे आउटू ग्रंथि की सूजन यानी गलकंड हो सकती है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ले क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 mg होता है कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। मानव रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 200 mg से कम होना चाहिए, याद रखना है 200 mg पर dl से कम होना चाहिए मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल। अब ये दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक LDL कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है HDL कोलेस्ट्रॉल। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं होता क्या है। अब LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि इसका जो उच्च स्तर है धमनियों में ब्लॉक के निर्माण का कारण बनता है, जिसकी वजह से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। याद रखना है LDL कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा में है, उच्च मात्रा में है तो वो हृदय रोग का कारण बनता है। अब HDL कोलेस्ट्रॉल जो है इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है क्योंकि यह रक्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाता है और हृदय रोग के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। दोनों भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। डिटेल में समझ लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इसमें से आधी हड्डियां हमारे हाथ और पैरों में होती है। इसमें से जो आधी हड्डियां है वो हमारे हाथ और पैरों में होती है। जन्म के समय शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है जो कि बाद में आपस में जुड़कर 206 हड्डियां बनती है। सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर हड्डी होती है जो कि जांग में पाई जाती है। याद में रखना है, मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है जो कि कान की हड्डी होती है। दोनों पॉइंट को याद में रख लेना है, सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 हड्डियां। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 22 हड्डियां होती है। डिटेल में समझ लेते हैं कि मानव शरीर में के खोपड़ी में कुल टोटल 22 हड्डियां होती है, जिसमें से 8 हड्डियां कपाल की होती है और 14 हड्डियां चेहरे की होती है। 8 हड्डियां कपाल की होती है और 14 हड्डियां जो है वो चेहरे की होती है।
नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, जो कुल मिलाकर 24 पसलियाँ होती है, याद रखना है। अब पसलियों के जो कार्य है वो है, पसलियाँ वृक्ष गुहा में सुरक्षित रखती है, जो वृक्ष गुहा है उसे सुरक्षित रखती है, जिसमें हृदय, फेफड़े, श्वसन नली, ग्रास नली, थाइमस ग्रंथि इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फीमर हड्डी। फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अभी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जिसे जांग की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वो जांग में पाई जाने वाली हड्डी है, फीमर हड्डी। अब फीमर हड्डी जांग की हड्डी जो कूल्हे से घुटने तक होती है, कूल्हे से लेकर घुटने तक ये हड्डी होती है, फीमर हड्डी। अब फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये भी याद रखना है, सबसे लंबी भी होती है और सबसे मजबूत भी होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, तो वो होती है जांग की हड्डी, जिसे हम फीमर कहते हैं। और फीमर की औसत लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है, याद रखना है, फीमर की औसतन लंबाई जो है वो 48 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वो अस्थि में यानी हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में समझ लेते हैं। अस्थि जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट नामक लवण पाया जाता है हड्डियों में, जो हड्डियों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट जो है वो हमारे शरीर के विकास के लिए, हमें खासकर हमारे हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अब जो कैल्शियम है वो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है, और हड्डियों में इसका 99% से अधिक हिस्सा मौजूद होता है। सो हमारे शरीर में जितनी भी कैल्शियम पाई जाती है उसका तो 99 जो हिस्सा है, 99% हिस्सा हमारे हड्डियों में ही होता है। अब हड्डियों में कैल्शियम के अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और अन्य खनिज भी होते हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फेट जो है वो सबसे अधिक मात्रा में होता है और सबसे महत्वपूर्ण है कैल्शियम फॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेनिन। रेनिन जो है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी दूध में जो प्रोटीन होता है उसे पचाने का काम करता है रेनिन नामक एंजाइम। डिटेल में समझ लेते हैं कि दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद करने वाला एंजाइम रेनिन या काइमोसिस है, याद रखना है, रेनिन या काइमोसिस है, जो दूध की प्रोटीन कैसिनोजेन को कैसियन में बदल देता है, कैसियोजोन को कैसिन में बदल देता है रेनिन नामक एंजाइम। वयस्कों में दूध के प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन नामक एंजाइम की भूमिका होती है, याद रखना है, वयस्कों में यानी बड़े उम्रदराज में प्रोटीन को पचाने में पेप्सिन नामक एंजाइम की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन। डिटेल में समझ लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। जब प्रोटीन युक्त भोजन हम खाते हैं तो पाचन तंत्र प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे अमीनो एसिड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हार्वे। हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। डिटेल में समझ लेते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का सही वर्णन करने वाले पहले वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे, जिन्होंने सन 1628 में अपनी पुस्तक एनिमलिबस में अपनी खोज को प्रकाशित किया था। सन 1628 में विलियम हार्वे ने अपनी पुस्तक एनिमलिबस में अपनी खोज को प्रकाशित किया था। हार्वे की खोज ने चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति ला दी थी और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की नींव रखी थी। विलियम हार्वे जो थे एक अंग्रेजी चिकित्सक और
शरीर रचना विज्ञानी थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर तक। डिटेल में समझ लेते हैं। एक औसत वयस्क के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। हमारा शरीर का जितना वजन है उसका 7% वजन जो है वो रक्त का होता है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में थोड़ी अधिक रक्त की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 7.4 का होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4 का। डिटेल में समझ लेते हैं। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान 7.34 से लेकर 7.45 तक होता है। 7.35 से 7.45 के बीच में, जो इसे हल्का क्षारीय यानी हल्का अल्कली बनाता है। अब पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां 7 न्यूट्रल होता है और 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। 7 जो है वो न्यूट्रल होता है और 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा जो है वो मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु है। डिटेल में समझ लेते हैं। रक्त में मुख्य रूप से लोहा आयरन नामक धातु पाई जाती है। यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक अहम हिस्सा है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और लोहे की वजह से यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग जो है हमें लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डिटेल में समझ लेते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। याद रखना है, खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शरीर से बाहर निकालकर एक मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है और फिर शुद्ध रक्त को वापस शरीर में भेज दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को शरीर से बाहर निकालकर एक मशीन द्वारा शुद्ध किया जाता है और फिर बाद में उस रक्त को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डिटेल में समझ लेते हैं। रक्त का लाल रंग रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स के मौजूद हीमोग्लोबिन नामक आयरन युक्त प्रोटीन के कारण होता है। याद रखना है, हीमोग्लोबिन नामक एक आयरन युक्त प्रोटीन के कारण लाल रंग होता है हमारे रक्त का। अब हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। डिटेल में समझ लेते हैं। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। जो प्लीहा रक्त का भंडारण करती है और रक्त को शुद्ध करती है। प्लीहा जो है वो रक्त का भंडारण करती है और रक्त को शुद्ध करती है। प्लीहा अमाशय के नीचे उदर के बाई ओर स्थित होती है। याद रखना है, अमाशय के नीचे स्थित होती है, उदर के बाई ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। डिटेल में समझ लेते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त यानी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण अधिकांश श्वेत रंग और प्लेटलेट्स अस्थि मज्जा में बनते हैं। लाल रक्त कण अधिकांश श्वेत रंग कण और प्लेटलेट्स जो है वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का होता है। याद रखना है, लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है वो 100 से 120 दिन का होता है, जिसके बाद वे प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। 100 से 120 दिन वो जीवित रहता है, उसके बाद वो प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं।
सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो शारीरिक पर आधारित था। सो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे, पेपर की तैयारी करते रहे।